नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 15 ऑफ द सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 15 ऑफ द सितंबर 2025। तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज भी और जो कल का दिन गया था ना 14 ऑफ द सितंबर, तो कल संडे था है ना, तो कल 14 ऑफ द सितंबर को हम क्या बनाते हैं? तो इस दिन हम बनाते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे किसी और दिन में आता है, जनवरी में आता है। ठीक है, वो जनवरी के हैंडआउट में या जनवरी के अपने एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 14 ऑफ द जो सितंबर है वो किस नाम से मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आगे, हम उस आर्टिकल में अमित शाह जी क्या कर रहे हैं उस आर्टिकल में इसको डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा याद रखना, जैसे माथे पर कुमकुम की बिंदी ऐसे ही भाषा का श्रृंगार होती है हिंदी, है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है बेसिकली कि वो वैसे देखा जाए तो हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट आर्टिकल 343 कहता है कि हमारी गवर्नमेंट को किसको प्रमोट करना चाहिए? हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। दैट इज वाई आपने देखा होगा कि हर सरकारी स्कीम का नाम क्या होता है? हिंदी में होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ना, तो ये सारे के सारे नाम हिंदी में रखे जाते हैं ताकि हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, और आपने देखा होगा इसी भाषा को लेकर, इसी लैंग्वेज डिस्प्यूट को अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी डिवीजन चल रहा है। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा तमिलनाडु ने अपनी खुद की ही एजुकेशन पॉलिसी निकाल दी है। ठीक है, जिसमें उसने 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को माना है, उसके अंदर इंग्लिश प्लस उसकी जो मदर टंग है उसको। और जो साउथ इंडियन स्टेट है वो हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी उनके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में क्या की जा रही थी? इनडायरेक्टली इम्पोज की जा रही थी। तो आज के टाइम पर हिंदी को लेकर नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिस्प्यूट भी चल रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना। और कल क्या था? हमारा नेशनल हिंदी डे भी कल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज क्या है? तो आज 15 ऑफ द सितंबर और आज क्या है हमारा? हैप्पी इंजीनियर्स डे। September 15 is celebrated as Engineers Day in India, श्रीलंका एंड तंजानिया। याद रखना इन 3 दिनों में, इन 3 देशों में आज के दिन क्या सेलिब्रेट होता है? तो इंजीनियर्स डे। ठीक है, किसको ऑनर किया जाता है? तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है? तो सिंपल याद रखना, सर विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो इनकी उसके ऊपर बनाया जाता है। सिंपल फैक्चुअल डाटा में याद रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज की जो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, चलो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सेंटर रीओपन्स PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स टिल अक्टूबर 14। ठीक है, देखो है क्या समझना। सबसे पहला PLI क्या होती है? देखो 3-4 चीजें यहाँ पे। PLI क्या होती है? ठीक है, क्यों इसको दोबारा से स्टार्ट या इसको अच्छे से स्टार्ट करने की बात की जा रही है। दूसरा आता है व्हाइट गुड्स क्या होती है। ठीक है, व्हाइट गुड्स क्या होती हैं? तो 2 चीजें इसमें लिखी हुई है। अगर आपने इन 2 चीजों को समझ लिया तो डेफिनेटली पूरी की पूरी जो न्यूज है आपको समझ में आ जानी है। अब देखो होता क्या है, व्हाइट गुड्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा AC हो गया, ठीक है, फ्रीज हो गया, ठीक है, आपका टीवी हो गया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है जैसे फॉर एग्जांपल आपके AC LED लाइट्स है ना, इनके कंपोनेंट ये सब क्या होते हैं? व्हाइट गुड्स में काउंट होते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे इंडिया पे देखो हमने विजन बना रखा है एंड हमारा विजन कौन सा है? 2047 इंडिया विल बी विकसित, है ना, विकसित भारत। देखो यहाँ भी हिंदी यूज की हमने ये नहीं कहा डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे, नहीं, हमने कहा विकसित भारत बनाएंगे। तो सरकार का काम है वो हिंदी को प्रमोट करे। ठीक है, दैट इज वाई ऐसा होता है। तो हम 2047 तक क्या बना लेंगे? विकसित भारत। उसके लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। और डिपेंडेंसी का मतलब मुझे क्या करना होगा? मुझे एक होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक होता है इंपोर्ट। तो मुझे दूसरों की डिपेंडेंसी कम करने के लिए मुझे इंपोर्ट को तो कम करना होगा, और जब इंपोर्ट को कम करूंगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। ठीक है, और अगर मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो डेफिनेटली जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जॉब भी क्रिएट होंगी यहाँ पर, और जब जॉब भी क्रिएट होंगी तो उसके साथ साथ मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो मैं उसका क्या करूंगा? एक्सपोर्ट भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो मुझे इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और उसके लिए मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा।
तो सरकार ने सोचा यार ऐसे तो कंपनियां करेंगी नहीं, तो कंपनियों को क्या किया जाए कि कंपनीज प्रोडक्शन ज़्यादा करें। और जब कंपनी प्रोडक्शन ही ज़्यादा करेगी तो पहली बात तो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और हम उसे बेचने लगेंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी हमारी। तो सरकार ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 2020 में ना 2020 के अंदर एक स्कीम लेकर आए, ठीक है, जिसका नाम रखा गया PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो याद रखना प्रोडक्शन लिंक्ड जो आपका इंसेंटिव स्कीम है कब आता है, 2020 में। इनिशियली जब ये आया था तो याद रखना 3 सेक्टर के लिए आया था, 3 सेक्टर की कंपनी के लिए आया था। बाद में इसे बढ़ाकर एक्सटेंड करके इट वाज एक्सटेंडेड फॉर, ये सारे फैक्चुअल डाटा याद रखना, 14 सेक्टर्स। आज के दिन ये लगभग 14 सेक्टर्स के लिए काम करता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सिंपल समझना। सरकार ने कहा कि अगर तुम लोगों ने, है ना, द यूनियन गवर्नमेंट हैज रीओपन्ड द एप्लीकेशन विंडो फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स, ठीक है, जो ये होती हैं। It said on Sunday, citing market growth and growing in the industry confidence following the success of earlier rounds of the scheme। जैसे इसमें एयर कंडीशनर्स आते हैं, LED लाइट्स आते हैं, वो सारे इसमें बढ़ाए जाएंगे। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका ये भी पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। अब देखो होता क्या है, सरकार ने कहा कि अगर कोई कंपनी किसी एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड पॉइंट से ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्शन करती है तो हम उसे क्या देंगे, उस प्रोडक्शन के नाम पर पैसा देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है। जैसे होता है ना, सैलरी इतनी के फिक्स प्लस इतना इंसेंटिव, अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर तुमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो तुम्हें पैसा ज़्यादा देंगे। तो डेफिनेटली जो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो वो जॉब भी तो क्रिएट कर रहा है। तो PLI स्कीम जब आई थी तो उस समय ये टारगेट बनाया गया था कि लगभग कितने साल के लिए, 5 साल के लिए लाया गया था। कंपनीज के लिए कुछ लिमिट सेट कर दी गई थी कि भाई इस लिमिट की अगर कंपनी है तो उनको उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। लगभग कितना इंक्रीमेंट दिया जाता है उसमें इंसेंटिव के नाम पर, 4% से लेकर 6% के बीच में दिया जाता है, ध्यान रखना। और ये सेक्टर वाइज क्या करता है, वेरी भी करता है। तो इसी को थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनिशियली कितने थे, 3 सेक्टर थे, उसके बाद बढ़ाकर इसको 14 कर दिया गया। कौन कौन से, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है, और तीसरा उसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस, ये 3 ही थे। धीरे धीरे इसको बढ़ाकर ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, है ना, और स्टील, सोलर, PV, है ना, ड्रोन्स, इन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, इसे एक्सटेंड कर दिया गया। कब लॉन्च हुई थी, 2020 में हुई थी। कितने रुपए की स्कीम थी, तो याद रखना 71.97 ट्रिलियन रुपीस की स्कीम थी। मेक इन इंडिया में इसको जोड़ा गया था, विच एम्स टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, हमें ये बनाना था। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स एंड बैलेंस ग्रोथ एंड द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सेक्टर्स 14 सेक्टर आते हैं इसके अंदर। इंसेंटिव 4% से लेकर 6% के बीच में क्या दिए जाते हैं, इसमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर अभी किसके लिए इसको ऑन कर दिया गया, आपका, तो आपके व्हाइट गुड्स के लिए। तो सिंपल 1 लाइनर के 2-4 फैक्चुअल डाटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं उसके बाद थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है, PM इनोग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। क्या है इथेनॉल प्लांट, देखो समझना। मैं कहता हूं कि अगर मैं 100% पेट्रोल यूज करता हूं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली 100% क्या कर रहा हूं, पोल्यूशन कर रहा हूं, है ना। उसका कंबशन होगा तो पोल्यूशन तो निकलेगा। लेकिन सरकार ने कहा कि यार ऐसा नहीं करते हैं, हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, इथेनॉल ऐड कर देते हैं। तो इथेनॉल बेसिकली किससे बन रहा था, तो आपने पढ़ा होगा शुगर केन से बनता है, ठीक है, या जो आपके जो क्रॉप्स के वेस्ट होते हैं उनसे आपका इथेनॉल बन जाता है ना, C2H5OH। अब मैंने कहा इसमें 80% क्या होना चाहिए, पेट्रोल, और इसमें 20% क्या मिक्स कर दो, ब्लेंड कर दो, तो इथेनॉल ब्लेंड कर दिया गया। अब अगर ये 100% का कंबशन होगा तो डेफिनेटली 20% क्या हुआ होगा, लेस पोल्यूशन हुआ होगा, ऐसा माना गया, ठीक है। तो बेसिकली किस चीज का सोर्स है, तो आपने पढ़ा होगा हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, उसका टारगेट ईयर है 2070, और जो वर्ल्ड है उसका कार्बन न्यूट्रल होने का जो टारगेट ईयर है वो कौन सा है, तो आपका 2050
50 और हमें इसे अचीव करना, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपने पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा होगा जिसमें से अभी यूएस से विड्रॉ कर गया था ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद, है ना। तो उसके अंदर भी ये कहा गया था कि वी हैव टू मेंटेन द ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो अब हमने नई जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2 डिग्री पे सेट कर दी है। हो क्या रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो आपको ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसे इंसिडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ आपका जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है और बहुत सारे धीरे धीरे शहर, सिटी, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो किसमें समा जाएगा, पानी में चला जाएगा, अगर तुमने इसे नहीं रोका। तो उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम भी चलाती है, जिसे आपने पढ़ा होगा पीएम सूर्योदय योजना ना, घर घर सोलर पैनल लगाने के लिए आपको सब्सिडी दी गई थी, है ना। 300 यूनिट तक आप बना सकते हो, एक पेड़ माँ के नाम, ये भी स्कीम चलाई गई थी। बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये क्यों होती है, सोलर को प्रमोट किया जाता है, हाइड्रो एनर्जी को प्रमोट किया जाता है ना, विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट था 2030 तक हमें क्या करना है, 20% इथेनॉल को क्या कर लेना है, अचीव कर लेना है। बट हमने 2025 में यानी कि 5 साल पहले इसे क्या कर लिया, टारगेट को अचीव कर लिया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, हम चाहते थे 2030 तक, है ना, 2030 तक हम क्या करेंगे, हमारा अगर 100% एनर्जी कंजम्पशन है तो 50% हमारा किससे आना चाहिए, नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए। इस टारगेट का जो सेट टाइम पीरियड था वो था 2030, बट इट वाज अचीव्ड इन 2025। इसको हमने इस बार ही अचीव कर लिया। तो ये दो हमारे लिए बेनिफिट, हमने 5 साल पहले उन चीजों को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया, ठीक है। बस इसी के अंदर आपके एनवायरनमेंट की न्यूज़ है पूरी, आपने एनवायरनमेंट की क्लास पढ़ी हुई है, उसी के अंदर इसको ऐड ऑन कर लेना है कि अब मोदी जी ने क्या किया, एक दूसरा प्लांट उसका इनोग्रेट किया, ठीक है। मोदी जी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में आने लायक हो जाता है, ठीक है। तो कहां पर किया गया, कितने रुपए लगाए गए, 7230 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। कहां पर लगाया गया है, तो सिंपल याद रखना आपके, कहां पर लगाया इसको, गोलाघाट, ठीक है, आसाम के गोलाघाट में इसको लगाया गया। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कितने रुपीस का प्रोजेक्ट है, तो लगभग 7230 करोड़। पॉलीप्रोपाइल प्लांट एट द नुमालीगढ़ रिफाइनरी, द प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड नियर द 5000 करोड़ बायो इथेनॉल प्लांट ए जीरो वेस्ट फैसिलिटी। तो पहले इसके पास पहले से था और उसी के साथ इसको लगा दिया गया। तो सिंपल ऑनलाइन में पढ़ लेना, एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या सीओपी होती हैं, इस बार सीओपी कहाँ पर हो रही है, तो अमेजोन के बेसिन में हो रही है, कहाँ पर, ब्राजील में, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि हाँ भाई हमें इन्हें ही बचाना है ना। तो या तो ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने का एक तरीका है कि पेड़ों को ज्यादा कर दो। अब पेड़ ज्यादा करना पॉसिबल हो नहीं रहा है, तो हम क्या सोच रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल से हटकर रिन्यूएबल पे चले जाएं और हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। तो वही सब 2-4 फैक्चुअल डाटा आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी कट्स द फार्म्स वर्सेस फर्म डिबेट। देखो है क्या समझना, कॉटन जानते हो आप, कॉटन, है ना। इस बार बारिश हुई है, ठीक है, और इस बारिश में भयंकर तरीके से लोगों की फसलें खराब हुई हैं। और जो कॉटन होती है ना, बेसिकली उसके साथ दिक्कत ये होती है कि उसको ज़्यादा देर तक अगर वो पानी में रुकी रह जाती है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा देर तक पानी में रुकी रह गई तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा कि वो खराब हो जाती है ना, और वो किसी काम की नहीं रहती है। तो अभी जैसे एक बात समझना, एक होती है कॉटन जो हमारे यहाँ की है, ठीक है, एक होता है जो बाहर से आती है ना, दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो होता क्या है, हमारे यहाँ पर जो कॉटन होती है ना वो महंगी होती है, ठीक है, बजाय किसके, जो हम इंपोर्ट करके लाए थे ना, जो हम इंपोर्ट करके लाए थे, सोचो हम इंपोर्ट करके लाए थे 100 रुपए कॉटन, ठीक है, 50 रुपए उसके ऊपर मान लो क्या लग गया, 25 रुपए उस पर क्या लग गया, टैरिफ भी लग गया, तो मान लो कितना हो गया, 150 रुपए का हो गया, ठीक है, पर केजी, कुछ भी है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर उसी चीज को तुम इंडियन कॉटन को खरीदने जाओगे ना, तो डेफिनेटली वो इतना महंगा मिलेगा तुम्हें कि वो लगभग 170-160 रुपीज में पड़ रहा होगा। तो हमारा इंडियन जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो किससे खरीदना प्रेफर करेगा, तो सोचेगा कि मैं बाहर से आए हुए उस इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट को खरीद लूं। तो हमारे यहाँ पर जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको हमेशा क्या लग जाता है, ऐसा धक्का लग जाता है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, इससे कैसे निपटा जाए, बस उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है।
कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की इसको, है ना। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाउएवर हैज वेलकम्ड द मूव एज इट फेस द बर्डन ऑफ प्यूनिटिव 50% टैरिफ इम्पोज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। द टेक्सटाइल सेक्टर, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कितने लाखों करोड़ों लोग इसमें जॉब करते हैं, ठीक है। और उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, कॉटन, अब जानते हो, है ना। द टेक्सटाइल सेक्टर बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इज विटनेसिंग, ठीक है, ऑफ वुमेन गारमेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन काम करती है, महिलाएं भी काम करती हैं इसमें, ठीक है। इंडियाज राइज एज ग्लोबल कॉटन प्लेयर इज लिंक्ड टू प्रोडक्शन चेंजेस स्पेशली आफ्टर 2004 एंड 5, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसमें, याद रखना कस्तूरी कॉटन जो है ये एक स्कीम थी, याद रखना, इसे ऑनलाइन में याद कर लेना, कस्तूरी कॉटन। ये स्कीम लाई गई थी बाय द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एलिवेट द ब्रांड इमेज ऑफ इंडियन कॉटन ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो क्या नाम था उसका, कस्तूरी कॉटन। ये भी थोड़ा फैक्चुअल याद रखना। द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, ठीक है, गेव ए स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू प्रोडक्टिविटी। उसके बाद धीरे धीरे 2002 में वेस्टर्न में पहुंचा, साउदर्न जोन्स में पहुंचा, और 2006 में ये कहां पर पहुंच गया, नॉर्दर्न जोन में पहुंच गया। ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपोर्टेड बंगाल, देसी एंड शॉर्ट स्टेपल कॉटन, ये सब उसके नाम है, जस्ट रीडेबल है, ठीक है। कौन सी उसमें मिट्टी में लगता है, सॉइल में, तो याद रखना ये बेसिकली आपके ब्लैक सॉइल में लगता है, ठीक है। किसमें, ब्लैक सॉइल में लगता है। कौन कौन से रीजन में ज्यादा होता है, तो सिंपल याद रखना आप, कर्नाटका, ठीक है, उसके साथ साथ तमिलनाडु, ठीक है, मध्य प्रदेश, इन सभी में क्या होता है, ये ज्यादा इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है। कौन सी फसल है, चलो बताना मुझे। आपकी जो कॉटन है, हालांकि समझ गए होगे जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, ना, तो कौन सी फसल है, कॉटन राबी की फसल है, कॉटन खरीफ की फसल है, या फिर कॉटन आपकी जायद की फसल है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 21 to 27 चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लगभग 43 डिग्री तक वो टेम्परेचर को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। तो जस्ट फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना, और याद रखना 3 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ, राबी और जायद। ये बताना कौन सी है। नेक्स्ट है sliver of hope, an inclusive vision of conservation can protect more habitats। देखो है क्या अच्छा टॉपिक है ना। आपने देखा होगा, आपने कभी ये पढ़ा होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, कब आया था, 1972 में। यहीं पर हमने सारी वाइल्ड लाइफ्स को बचाना था, ठीक है। तो यहीं पर आपने आज तक पढ़ा होगा, हमने इसी के अंडर में क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। एंड प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। और आज के दिन पर टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं जिसमें मुझे टाइगर को बचाना है, अभी कुछ दिन पहले 29 जुलाई को टाइगर डे भी गया था, है ना। तो जितना मुझे बचाना है, टोटल कितने हैं, 58। और 58 नंबर पे कौन सा बना है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर ये तो माधव नेशनल पार्क बना था। ये तो काफी दिन से हम पढ़ रहे हैं और याद भी हो गया है। तो ऐसे ही हमने एलिफेंट रिजर्व स्टार्ट किया है ना 1992 से, है ना, आपके सिंहभूम से, है ना, आगे चल के दोनों को मर्ज कर दिया। ऐसे लगभग हर वाइल्ड एनिमल के लिए हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। उसी में एक आता है कौन सा, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा, 1972 के अंडर में इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब ये इसमें ये कह रहा है कि कुछ रीजन ऐसे हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू हुआ था, याद रखना, ये ओडिशा से शुरू किया गया था। कहाँ से, फैक्चुअल याद रखना, ओडिशा पहला था जहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। और ओडिशा के अंदर ही जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, चिली का लेक, है ना। तो जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनके नंबर बढ़ा है, और जो अगर उनके नंबर बढ़ा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी न्यूज़ किसकी होगी, एनवायरनमेंट की, क्योंकि एनवायरनमेंट किसे कहते हो, जिसमें सारे के सारे जीव, सारे प्लांट्स, ये सब होते हैं ना, हम भी आते हैं उसमें, सब आते हैं उसमें, हमें सबको बचाना जरूरी होता है। इसलिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ना बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, वेटलैंड्स, ये सब बना के रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट, हमारे उसके लिए क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस उसी को डिस्कस किया गया है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। Saltwater crocodiles do not command the same affection, so their recovery demonstrate how the statutory framework, when coupled with targeted interventions such as the
क्या है, भागवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कैन यील्ड ड्यूरेबल गेन्स इवन फॉर लेस प्रोमिनेंट स्पीसीज। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखने को इनकी संख्या मिली है। ठीक है, हाइपर कार्निवोरियस अपेक्स प्रीडेटर्स क्रोकोडाइल्स रेगुलेट प्रे पॉपुलेशंस एंड रिमूव कार्केसेस फ्रॉम वाटर चैनल्स। ठीक है, तो हमारी उस बायोडाइवर्सिटी को, जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, उसको भी बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं, तो जस्ट फैक्चुअल डाटा याद रखने हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन में, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, भीतरकनिका, तो वेस्ट बंगाल में। आपने शायद नेशनल पार्क्स भी पढ़े होंगे ना, सबसे पहले कौन सा था, जिम कॉर्बेट, सबसे लास्ट कौन सा बना है, सिमलीपाल 107 107 नंबर पे है ना, तो ये भी ध्यान रखना। हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं, सॉल्ट वाटर में रहते हैं। साइज, ठीक है, जस्ट फैक्चुअल डाटा है। IUCN स्टेटस क्या है, लिस्ट कंसर्न। ठीक है, उसके बाद कौन से उसमें आते हैं, शेड्यूल नंबर 1 में आते हैं, किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1975। द प्रोजेक्ट एम टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इंडियाज नेटिव क्रोकोडाइल्स एंड बिगन विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और उसके साथ साथ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट को क्या किया था, उस समय इस एक्ट के अंडर में लॉन्च किया था। तो जस्ट सिमिलरली इसको याद रखना है, एज जैसे तुम क्या याद रखते हो, प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट चलते हैं, कटिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग विद द सीजर्स ऑफ प्रोहिबिशन। देखो मैंने कहा था ना कि एक ऐसी न्यूज़ थी, बार बार कोई ना कोई आर्टिकल्स इस पे लिखते रहेंगे, और वही किसी ने इसके ऊपर एक दूसरा आर्टिकल रखा है। ठीक है, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके कांग्रेस की तरफ से ना, MV राजीव गौड़ा। देखो है क्या समझना, बस आपने जानते हो ना कि ड्रीम 11 जूपी ये सब बैन कर दिया गया है। कल क्रिकेट मैच भी था पाकिस्तान के साथ, हम जीत भी गए हैं ना, तो आपने ड्रीम 11 पे टीम नहीं लगाई होगी डेफिनेटली इस बार, है ना। तो क्या ये सही किया क्या सरकार ने, बस यही डिस्कस हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले बैनिंग वाला, क्या सच सही किया क्या कि बैन हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही किया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सारे बाहर से लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा था, है ना, FDI बढ़ रहा था ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था ना। ऐसा तो है नहीं कि तुमने सोचा और गेम चल गया, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, पैसा भी लगता है, लोगों को जॉब भी मिलती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो तुमने एक पूरे सेक्टर को वाइप आउट कर दिया, तो क्या इसको रेगुलेट कुछ बेटर वे में किया जा सकता था, या फिर इसको कंप्लीटली वाइप आउट करना सही था? बस इसी के ऊपर इन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब सही हुआ गलत हुआ वो सबकी नज़र में अलग अलग होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, बस आर्टिकल था, आप जस्ट इसे रीड जरूर कर लेना। द बिल आउटलॉड ऑनलाइन रियल मनी गेम्स व्हाइल एमिंग टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। इन्होंने कहा कि बहुत सारे गेम क्या होते हैं ना, मनी गेम नहीं होते हैं, स्किल गेम भी होते हैं, है ना। अब इन्होंने स्किल गेम मान लिया होगा किसको, 3 पत्ती को, जबकि ऐसा होता नहीं है ना, वो सब रेगुलेट होता है। ठीक है, तो बाद की बात है। ठीक है, तो जस्ट उसी के ऊपर, द बिल वाज रस्ड थ्रू बोथ हाउसेस विदाउट एनी डिबेट एंड वाज नॉट प्रेसिडेड बाय एनी कंसल्टेशंस विद द अफेक्टेड इंडस्ट्री और विद स्टेट्स व्हिच हैव जुरिसडिक्शन ओवर की एस्पेक्ट ऑफ द topic. Online gaming was a sunrise sector in India and had seen significant foreign investment. वही सब बातें हैं। This sudden ban will have, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो जस्ट रीड इट, है ना। चलते थोड़ा सा आगे, वही सब है। KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी लगा सकते थे, है ना। KYC मैंडेटरी कर देते, टैक्स पहले से ले रहे थे 30%, उसको ढंग से रेगुलेट कर लेते। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये है कि जो गेम ऑफ स्किल है उसके नाम पे गेम ऑफ चांस चल रहा है, और जो बच्चे होते हैं ना उसमें फंस जाते हैं ना, और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, उनका क्या होगा। तो उस सबको देखते हुए इसे बैन कर दिया गया, बट जस्ट रीड इट। नेक्स्ट है पोजिशनिंग इंडिया इन एन अनरूली वर्ल्ड। ये भी एक अच्छा टॉपिक है ना। फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल MK नारायणन जी ने इसको लिखा है। क्या है, चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इनका कहना है इंडिया जो है ना, इंडिया वो दुनिया में एक अलग ही पहचान लेके चल रहा है, बस यही थीम है इसमें। देखो आपने पढ़ा है USA, ठीक है, लेकिन अच्छा आर्टिकल है। आपने पढ़ा है USSR, ठीक है, और उसी एरा में हम भी इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 में, ठीक है। ये बना इंडिया और ये बन गया आपका कौन सा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान सीधा कहाँ चला गया, USA के पास। हम कहीं भी नहीं गए, हमारे पास ये भी ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था। हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, NAM ये बना दिया, है ना। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है, तो जस्ट एक समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं, है ना। फिर आगे चल के धीरे धीरे टाइम पास हुआ, किसी ने ब्रिक्स बना दिया,
तो हम ब्रिक्स में भी चले गए, ब्रिक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ भी चले गए, हम रशिया के भी दोस्त हैं, चाइना के भी, इनके भी। फिर किसी ने आगे आके क्वाड बना दिया, वही सब बातें लिख रखी है जो रिपीटेड है। अब क्वाड के अंदर आप जानते हो इंडिया है, ठीक है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो देखो इंडिया यहाँ भी आ गया, इंडिया यहाँ भी था, ठीक है। आप देखोगे I2U2 इंडिया वहाँ भी है। आप देखोगे G7 में हम नहीं है, बट वी आर इनवाइटेड, हमें हर बार इनवाइट किया जाता है। तो डेफिनेटली इंडिया जो है ना, उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी है, ठीक है। वो ना किसी एक की तरफ झुका। देखो हम वेस्ट की तरफ क्यों नहीं झुक सकते, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने धोखा दे दिया तो हमें ईस्ट पे जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो सरकार है वो क्या करती है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि भाई तुम वेस्ट पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना, तुम्हें ईस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आ गए 2014 में। हम आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ डिपेंड है, उनकी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, हम उनसे ट्रेड करने लगे, है ना। तो जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप आप लोगों ने पढ़े हैं ना अभी तक, उन सबको इसने क्या किया, समराइज कर दिया और कहा कि इंडिया का स्टैंड है वो कहाँ पर लाई करता है, समझ गए। और ये सब बातें तुम बार बार पढ़े हुए, तो बार बार मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। 1970 से लेकर अब तक का पूरा सिनेरियो इन्होंने यहां पर छाप दिया है, समझ गए। वही सारी बातें कि आज भी अगर हम जाना चाहें, देखो इसके कह रहे हैं कि हम रशियन ऑयल को क्यों नहीं खरीद रहे, डेफिनेटली खरीदना चाहिए, है ना। हमें ईरान से तेल खरीदना चाहिए, हमें अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो वही सब बातें हैं, जस्ट इन्होंने दोबारा से समराइज फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। इन्होंने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की भी बात की है। आपको पता होना चाहिए 1971 में जब हमारी लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया जीत गया था और पाकिस्तान का एक टुकड़ा लग करके क्या बना दिया गया था, बांग्लादेश। उस समय मदद करने कौन आया था, पाकिस्तान की यूएसए। और उसी समय यूएसएसआर आ गया था कि भाई नहीं, इंडिया पे अटैक करोगे तो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा, तो वापस चला गया अमेरिका। तो उस समय इंदिरा गांधी ने क्या किया, 18 मई 1974 को दुनिया की परवाह करे बिना, यही सब तो लिखा है इसमें कि हम हमेशा अलग रहे। इन्होंने अमेरिका के प्रेशर को साइड में रखा, बोला ठीक है, हम क्या किए, हम अनऑफिशियली किया हो चाहे, हमने क्या किया, 18 मई 1974 को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कर दिया। अब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या है, बेसिकली उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो हम लोगों ने कोड वर्ड बना रखा था और हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके इसको न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि कैसा था, अनऑफिशियली था, ठीक है। लेकिन हाँ, हमने जिसको दिखाना था हमने दिखा दिया कि भाई हमारे पास भी है। धीरे धीरे टाइम पास होता रहा। जब 1998 का टाइम आया और जब उस समय एक स्टेबल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया, 11 मई एंड 13 मई को 1998 में एक ऑपरेशन किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन शक्ति। और उसके अंदर हमने दुनिया को अपनी क्या दिखा दी, शक्ति। हमने ऑपरेशन शक्ति करके न्यूक्लियर, हमने अपने आप को न्यूक्लियर एम्पावर्ड अनाउंस कर दिया दुनिया में, है ना। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने किसी के प्रेशर को नहीं माना, ठीक है। तो बस वही सब बातें लिखी हुई। इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस इम्प्रूव्ड सिंस द टर्न ऑफ सेंचुरी, रीचिंग ए हाई पॉइंट फॉलोइंग द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2008। इवन दो 2008 में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद भी वो हमें फैसिलिटी नहीं देता है, न्यूक्लियर वेपन कंपोनेंट नहीं देता है, फिर भी हम अपना स्टैंड बनाए हुए हैं। तो बस वही सब बातें हैं, इन्होंने दोबारा छाप दी है और ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं, ठीक है। सब आपने पढ़ी हुई है। अगर आप कंटिन्यूअस हो तो डेफिनेटली जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे सब बातें समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे इंडिया रिलायंस ऑन रशियन वेपन्स, इसको हमेशा इससे अमेरिका परेशान रहता है ना। तो वो कहता है कि भाई तुम रशिया से मत खरीदो, तुम अमेरिका से खरीद लो। लेकिन बात वही आ जाती है, हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हम क्या है, सोवरेन है बेसिकली, ना। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। रशियन ऑयल, ठीक है, यूएस अपोजिशन, है ना। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे अभी भी उसने बैन कर रखा, लेकिन हम तो खरीदते हैं, है ना। नेक्स्ट है केरला टू लॉन्च 3-phase कैंपेन टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये वाला टॉपिक सबने पढ़ा हुआ होगा, है ना, कि केरल जो कर रहा है वो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाने वाला है, जो कि 3 फेज में चलेगा। देखो होता क्या है, समझना। नेशनल पार्क जो होते हैं ना, नेशनल पार्क आपने एनवायरमेंट में पढ़ा हुआ है। टोटल कितने हैं भारत में, 107 है आज के दिन। लेटेस्ट सिमलीपाल बना है उड़ीसा, ठीक है। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल, ठीक है, वाइल्ड एनिमल
प्लस प्लांट्स, दोनों को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हंटिंग से, ना, ठीक है, उनकी पोचिंग से उन्हें बचाते हैं। और जब नेशनल पार्क बनाया जाता है तो नेशनल पार्क बेसिकली 3 लेयर में टूटा होता है। कौन कौन से तो समझना, एक होता है कोर, ठीक है, एक उसके बाद आता है आपका बफर जोन, ठीक है, और एक उसके बाद आता है आउटर मोस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कह देते हैं, ठीक है। अब जो कोर होता है, उस कोर में उस पर्टिकुलर एनिमल को रखा जाता है जिसे प्रोटेक्ट करना है। जैसे जैसे 1952 में भारत से चीता क्या हो गए थे, गायब हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन अब देखो चीता बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी जो अभी हमने क्रोकोडाइल वाली न्यूज़ पढ़ी थी उससे लिंक हो जाएगी, हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट उनके रहने लायक है, तभी तो बढ़ रहे हैं, शुरू में मरे थे वो, ठीक है। अब क्या हुआ, जब चीता एक्सटिंक्ट हो गए तो हमने चीताओं को 2023 में दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया, कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क। तो चलो इसे कूनो नेशनल पार्क ही मान लेते हैं। तो यहाँ तुमने चीता रख दिया, ठीक है, ताकि वो अपना नेचुरल हैबिटेट पा सके और वो क्या कर सके, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके, ठीक है। अब जब ये पॉपुलेशन को बढ़ा सके, तुमने ऐसा किया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा सोचो तुम घूमने चले गए उसमें, तो यहां पर इस ट्रांजिशन जोन में याद रखना ह्यूमन एंट्री जो होती है ना, वो अलाउ होती है। कोर में ह्यूमन एंट्री क्या होती है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। लेकिन ये वाला जो जोन होता है ना, इसमें ह्यूमन एंट्री अलाउ तो होती है, लेकिन विद रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ होती है। और इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज SEZ, यानी कि हम इसे कहते हैं, सॉरी, ESZ, इको सेंसिटिव जोन। क्या कहते हैं इसे, इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। अब इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ऑर्डर दिया कि भाई इको सेंसिटिव जोन जो है तुम्हारा एटलीस्ट 10 किलोमीटर होना चाहिए। बट इसका अपोज किसने कर दिया, केरला ने अपोज कर दिया, बोला नहीं मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि छोटा सा स्टेट है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, नीलगिरी भी पड़ जाता है, 3-4 नदियां भी हैं, ठीक है, 4 नेशनल पार्क भी है, तो जगह नहीं उसके पास, तो उसने मना कर दिया। फिर अगेन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई कम से कम 1 किलोमीटर कर लो, लेकिन केरला ने इसका भी क्या कर दिया, अपोज कर दिया। कह रहा था कि अगर 1 किलोमीटर भी करता हूं तो ऑलमोस्ट 115 विलेज मेरे किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, तो बढ़ाने से मना कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर क्या होता है, डेली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब सामने से कोई आदमी जा रहा था, अचानक से हाथी आ गया, अचानक से शेर आ गया, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों में से कोई ना कोई एक मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा तुम बेहतर समझ सकते हो। जैसे मध्य प्रदेश में इस बार जो टाइगर्स है उनसे लगभग 25 से 30 लोगों की डेथ हुई है अभी तक, तो ये भी क्या है, आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस इको सेंसिटिव जोन को बढ़ा दो। लेकिन इसको बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं बेचारे जंगलों में रहते हैं, तुम इसे और बढ़ा दोगे तो बेचारे क्या जंगल से बाहर चले जाएं, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी तो जंगल पे है। वो बेचारे शहद बेच के काम चलाते हैं, लकड़ियाँ बेच के काम चलाते हैं, कुछ भी छोटा बहुत जो होता है कि आपका माइनर प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट, उसको बेच के काम चलाते हैं। उनका राइट है, आपने दे रखा है उन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट, है ना, 2006। बात समझ में आ रही है। तो बस वही है, अब केरला ने खुद से कहा कि ठीक है हम इसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, बोले हम एक कैंपेन चलाएंगे, फिर हम रूल्स बना लेंगे और हम अपने आप को किससे बना लेंगे, किससे बचा लेंगे, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से बचा लेंगे, ठीक है। तो वही सब बातें लिखी हुई है। कौन सा एक्ट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन अगर इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसका सेक्शन 3 का 5, है ना, अंडर सेक्शन 3 5th ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस सेक्शन empowers the central government to take measures to protect and improve the environment, which includes restricting or prohibiting certain activities and operations within the designated एरियाज, ठीक है। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं जो अभी हमने डिस्कस की है, तो जस्ट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है नो कंपटीशन बिटवीन हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। कौन कह रहे हैं, हमारे अमित शाह जी। ऑन हिंदी दिवस Home Minister urged people to respect all Indian languages. He asked CMs to send him letters in respective languages, assures them that responses would be sent in same language. मतलब इनका कहना है कि हमें हर भाषा का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन हमें किसको नहीं भूलना है, हमें हिंदी को नहीं भूलना है बस, ठीक है। क्योंकि कल क्या था, हिंदी डे था, समझ गए। तो वही सब बातें लिखी हैं। हिंदी दिवस 2025 इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द September 14. हिंदी दिवस ऑनर्स द हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक.
ठीक है। 2025 में 76th एनिवर्सरी थी, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आप पढ़ चुके हो सब कुछ है ना, 1949 में से एक्सेप्ट किया गया था। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास, शेड्यूल नंबर 8 में 22 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्लासिकल लैंग्वेज अलग होती हैं, वो 11 है हमारे पास, इस बार 5 और दी गई थी, ठीक है, तो वो अलग है। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडोप्टेड इन 1950 सेड the official language of the union shall be Hindi in Devanagari script. The form of the numerals to be used for the official purpose of the union shall be the international form of the Indian numerals. ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, हिंदी को ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल है, ध्यान रखना, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, हाईएस्ट रेशियो ऑफ द फीमेल्स मैरिड अंडर 18 फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। एक डाटा निकल के आया है और वो डाटा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा, यस, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हुई है जो बिलो 18 है, यानी कि चाइल्ड मैरिज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहा है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, वेस्ट बंगाल, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। The report compiled by the Office of the Registrar General and Census Commissioner India recorded that 6.3% of the females were married before the age of 18. The report says that among larger states and UTs after West Bengal, Jharkhand आता है, ठीक है, had the highest proportion of the females married before the age of 18, while Kerala had the lowest rate. तो सबसे कम कौन है, केरला, सबसे ऊपर कौन है, वेस्ट बंगाल, याद रखना। हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा रिपोर्टेड रेट्स ऑफ 0.4% एंड 0.6% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब बात समझना, और जो नेशनल रेट है वो कितना रहा, 2.1%, लेकिन याद रखना ये सब डाटा है, ये वो है जो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्डेड नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो चाइल्ड मैरिज है एक्चुअल में ये बहुत बड़ी पहले भी चलता था, जैसे सती प्रथा था, ठीक है, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के एफर्ट से आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में हटा दिया था। फिर विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, उनको भी विडोज की रीमैरिज स्टार्ट की गई, ठीक है, वो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से है ना 1856 में। और जो चाइल्ड मैरिज था ये आप विश्वास नहीं करोगे, शुरू में स्टार्टिंग में जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उसमें लड़कियों की शादी 8, 9, 10 साल में हो जाती थी। तब वो पहली बार लेकर आए थे एज ऑफ कंसेंट बिल, और एज ऑफ कंसेंट बिल जो पहली बार आता है 1860, उसमें उन्होंने कहा कि लड़की की जो शादी की एज है वो कितनी होनी चाहिए, 10 साल। अगर 10 साल से कम उम्र में शादी की तो तुम्हें सजा पड़ सकती है। अब ये उस समय समाज को बदलना बड़ा टिपिकल था, क्योंकि वो सोच ऐसी थी। आज अगर तुम गांव घर में जाके दादा दादी को जो बूढ़े हैं उनसे कह दो फैशन में रहना, तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कल को तुम एक्सेप्ट कर लोगे, जो तुम्हारे बच्चे तुमसे कहेंगे, क्योंकि तुम हैबिचुअल हो चुके हो उन चीज़ों के। तो उनको लगता था ये तो हमारे धर्मों में लिखा है तो शादी हो जानी चाहिए। अब किसी ने कहा कि 10 साल से कम शादी नहीं करना, तो दादी कहेगी नहीं शादी तो करनी, क्योंकि मेरी भी तो हो गई थी। तो ऐसे करके उस मेंटलिटी को चेंज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। कैसे हुआ, बस उसी को समझना है। तो सबसे पहले 10 साल की गई, ठीक है। फिर आगे चल के 1891 में दोबारा से एक एक्ट आया जिसमें इसको 12 साल कर दिया गया कि 12 साल से कम उम्र में शादी नहीं होगी। फिर आगे चल के 1929 में शारदा एक्ट आया, ठीक है। तो शारदा एक्ट में कितनी कर दी गई, तो इसे बढ़ाकर 15 ईयर कर दिया गया। फिर आगे चल के 1978 में आया मैरिज एक्ट, ठीक है, और उस मैरिज एक्ट में लड़की की शादी की एज कितनी कर दी गई, 18 साल, और लड़के की शादी की एज 21 साल। तो अभी भी यही सिनेरियो है, ध्यान रखना। बीच में एक बार बिल जरूर आया था, बातें जरूर हुई थी कि हाँ भाई इसको 21 और 23 कर देते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं था। अभी भी 18 और 21 का ही कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती हैं, तो याद रखना आपके वेस्ट बंगाल में। तो बस वही बातें की गई हैं, ठीक है। राजस्थान इसमें नहीं है, ठीक है। वही सब डाटा इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया था, 2006 में, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस 2015 में, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया था, 2015 में। कौन लेकर आया था, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट एम्स टू ब्रेक जेंडर, ठीक है, स्टीरियोटाइप एंड चैलेंजेस, है ना, सन सेंट्रिक रिचुअल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो देखो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो में गैप है ना वो हरियाणा में है ना, 877 to 879 by 1000 ऐसा रेशियो चलता है। लेकिन अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब से आया है लगभग 2015 से अब तक 10 साल में, तो उसमें उसका जो सेक्स रेशियो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है,
ठीक है। तो वो भी इसीलिए लाया गया था ताकि बेटियों को बचाया जाए, क्योंकि या तो उनको गर्भ में मार देते थे या फिर उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी। तो बहुत सारी स्कीम भी चलाई जाती हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना। बताना मुझे सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी, क्या प्रोविजन होता है उसमें, ठीक है। चलते नेक्स्ट। पेंडेंसी कंटिन्यूज टू प्लेग सुप्रीम कोर्ट एज केस बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई। देखो, अगर आप अगस्त का डाटा देखोगे तो नए केस कितने आए 7080, केस कितने डिस्पोज किए गए 5667, डिस्पोज रेट कितना था, अगस्त की बात हो रही है 80.04%। 2025 की अगर बात की जाए तो टोटल केस हुए 52,630। केस किसने डिस्पोज किए सुप्रीम कोर्ट ने, नियरली 88% के आसपास, ठीक है। आज के टाइम पर देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है आप जानते हो आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप जानते हो ना। इसके अंदर टोटल जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है आज के दिन, तो टोटल स्ट्रेंथ है आज के दिन 1 + 33 यानी कि 34। एक आपका कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी क्या होते हैं, अदर जज होते हैं। और आप जानते हो एनजेक हमने काफी पढ़ा है, जस्टिस वर्मा वाले केस में ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेटली आपको आनी भी चाहिए, ठीक है, भूल तो नहीं गए हो ना, आनी चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि भाई 34 के 34 जज काम कर रहे हैं और पूरे टाइम काम कर रहे हैं वो, फिर भी जो केस है वो पेंडिंग चल रहे हैं। लगभग ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास, 88K के आसपास केसेस क्या चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। तो उनको कैसे खत्म किया जाए, है ना, क्या जो उसका पैनल है उसको बढ़ा लिया जाए, है ना, क्या नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दिया जाए, तो किस पे डिपेंड करता है, पार्लियामेंट में। ये बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है वो नहीं कह सकता कि कल को भाई 34 जज हैं, केस बहुत आते हैं, एक काम करते 50 हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। ये भी ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो वही सब बातें हैं। द पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 88,000 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। इसको कैसे कम किया जाए, बस उसी के ऊपर डिस्कस पूरा टॉपिक किया गया है। जस्टिस डिनाइड, ठीक है। अच्छा याद रखना, एक केस हुआ था बहुत फेमस, है ना, हुसैन नारा खातून केस 1979, है ना, स्टेट ऑफ बिहार। क्या था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था कि अगर आपका केस स्पीड से नहीं चल रहा है, यानी कि स्पीडी ट्रायल जो होता है ना, इट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, ये मेरे जीने का अधिकार है, और इसी में इंक्लूड कर दिया गया राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, लेकिन इनके साथ तो नहीं हो रहा। आपने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी थी ना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, दूसरी बार आई थी। मोर देन 75% जो पीपल है जेल के अंदर, वो सारे क्या हैं, अंडर ट्रायल है, अभी उनके कन्विक्शन हुआ ही नहीं है। तो कैसे केस को डिस्पोज किया जाए उसके ऊपर देखना चाहिए ना। बहुत बार क्या होता है, जस्टिस डिनाइड, है ना, उन बेचारों को छोटे मोटे केस होते हैं, चलते रहते हैं, फिर आप कहोगे सर फिर केस क्या आते हैं, कोई भी PIL लगा देता है किसी भी बात के ऊपर, है ना, इतना सारा टाइम। जैसे अभी बीच में कोई न्यूज आ गई, 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट उसी में लगा रहा, उसको निपटाया, फिर कुछ आ गया, तो पीछे वाले केस क्या हो रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, बस वही हो रहा है। एक सोल्यूशन ये भी है कि भाई अपने को ई कोर्ट्स बना लेने चाहिए, है ना, इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, ई कोर्ट बना लेने चाहिए, है ना। आजकल AI आ रहा है, छोटे मोटे केस तो AI के थ्रू, AI का कोई जज बैठा दो, उसको इतना एम्पावर कर दो, कोडिंग कर दो उसके ढंग से, है ना, और वो तुम्हारे केस सुने वही सुलझा दे। ऐसा भी कर सकते हो ना, जो छोटे केस होते हैं, चोरी के ये सब होते हैं, छोटे छोटे केस, है ना, तो वही किए जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, ये नहीं कि वहां तो चलते नहीं होंगे ना, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। डिलेड सोशल जस्टिस, ओवर क्राउडेड प्रिजन्स, है ना, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एट्रोसिटीज के केस, है ना, जो केस होते हैं ना अगेंस्ट वुमेन, SC ST, ये बहुत सारे पड़े रहते हैं, है ना, इनको सुलझाया जा सकता है, बस वही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, लॉन्ग ट्रायल्स स्ट्रेन रिसोर्सेज एंड ब्रेक फैमिलीज, तो आप जानते ही हो ना। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं या पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।